नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरएस 2024 जो है वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन जो है वो क्या है, आउट हो चुका है। ठीक है? आज 2 सितंबर को ये आरएस 2024 की जो भर्ती है, इसका नोटिफ़िकेशन आ गया है। ठीक है? तो जो विद्यार्थी इसकी तैयारी की, जो प्रिपरेशन थी, उसमें जुटे हुए थे, उनके लिए ये एक तरह की खुशखबरी है। ठीक है? अब देखो आरएस वैकेंसी के अंदर आई है 723 पोस्ट, 33 पोस्ट, 733 पद जो है इस वैकेंसी में निकाले गए हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी और भी दूसरी जो अपडेट्स है उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, तो देखो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन ये रहा। और ये नोटिफिकेशन है आज तारीख 2 सितंबर 2024। ठीक है, ये डिटेल नोटिफिकेशन आरपीएससी के द्वारा जो है आज ही अ, डाला गया है आरपीएससी की वेबसाइट पर। ये भर्ती जो है आरएस आरटीएस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भर्तियां निकाली जाती है। इसमें टोटल 733 पद है, अगर आपको नजर आ रहे हैं तो। इसमें राज्य सेवा के 346 पद है और अधीनस्थ सेवा के 387 पद है। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, जो 733 पदों की आरएस के लिए, स्पेशली आरएस के लिए निकाली गई है। ठीक है, ये पद, इन्होंने कहा है कि ये पदों में कमी और वृद्धि दोनों की जा सकती है, कम भी किए जा सकते हैं और अधिक भी किए जा सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, कम नहीं हो सकते, ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखो इसके अंदर जो राज्य सेवा के 346 पद हैं, उनके अंदर प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, सहकारी सेवा, ठीक है, नियोजन, कारागार, उद्योग, राज्य बीमा, इन सब के लिए अलग-अलग जो है पदों की संख्या है। जैसे 28 है, सबसे ज़्यादा पद जो है एक ये लेखा सेवा के अंदर है। ठीक है, प्रशासनिक सेवा के 28 है और पुलिस सेवा के 50 पद है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी अलग और भी वैकेंसी है। इधर देखोगे आप, परिवहन, देव स्थान, ग्रामीण विकास, इनके लिए है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम तो ग्रामीण विकास के लिए 40 पद है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है। अच्छे से अगर तैयारी की जाए तो आसानी से इसमें सिलेक्शन कराया जा सकता है। इसी तरह यहाँ देखो आप, अधीनस्थ सेवा के अंदर 387 पद, इसमें पद ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पद तहसीलदार के लिए है। तो ये तहसीलदार की एक बहुत बड़ी वैकेंसी मान के चलिए आप, 166 पदों की जो वैकेंसी यहाँ पर आई है, ये तहसीलदार के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ में 11, 4 इस तरह के पद है। कुछ में नहीं है, जैसे ये आबकारी में नहीं है, कोई पद नहीं है। ये राजस्थान तहसीलदार सेवा, एक राजस्थान, एक एनएसए में है और एक एसए में। तो 166 और प्लस 12 आप कर दो यहाँ। ठीक है, तो 182 पद जो है टोटल यहाँ पर होते हैं तहसीलदार। ठीक है, इसके अलावा 42 पद है इसमें एनएसए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। राज्य कृषि विपणन के अंदर देखोगे तो भी यहाँ पर 55 जो है पद जो शो हो रहे हैं। इसी तरह खाद्य एवं नागरिक जो रसद विभाग होता है, उसके अंदर 17 पद है। तो लगभग लगभग ठीक ठाक पद जो है यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए हम, ये फार्म कैसे भरेंगे, कहाँ भरेंगे, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर इसमें जो प्रावधान किया गया है वो है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, यानी कि जो इस बार थर्ड ईयर एग्जाम दे रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम का, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब जो एग्जाम देंगे वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में उनका एग्जाम होगा। और अप्रैल तक अगर ये एग्जाम करवा लिया जाता है, ठीक है, प्री एग्जाम करवा लिया जाता है, आप क्वालिफाई कर होते हो, तो फाइनल मतलब जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो आवेदन करने के पात्र होंगे, क्योंकि आरपीएससी ने वैकेंसी तो निकाली, लेकिन अभी इसकी डेट जो है, एग्जाम की डेट वो घोषित नहीं की है कि एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। जो अपना प्रीलिम की जो तैयारी कर रहे हैं या मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सिंपल है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो अब इस साल ग्रेजुएशन में है और इस साल थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी भी एक इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व, देखो जो मेन एग्जाम है ना, उससे पहले आपको ये शैक्षणिक योग्यता जो है वो अर्जित करनी है, उसका सबूत देना है कि आपने मेन एग्जाम से पहले पहले थर्ड ईयर कर लिया है। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई बंदा
सेकंड ईयर में भी पढ़ रहा है इस साल, तो वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकता है, ठीक है? क्योंकि साल 2 साल इसको एग्ज़ाम को होने में लग जाते हैं। अभी तक जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, हम देखते हैं आरपीएससी की काफ़ी लेट चलती रहती है, ठीक है? तो चांस ना लेते हुए अगर वो तैयारी में है तो उनको ये फॉर्म जो है वो भर देना चाहिए, ठीक है? अभी जो थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है? चलिए अब देखो इसमें आयु सीमा की गणना, अब जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दे लिए, अटेम्प्ट दे लिए, तो यह एक तो अटेम्प्ट का कोई लोचा नहीं है, जिस तरह की यूपीएससी में होता है, अटेम्प्ट वाला कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है, या आप दे सकते हो, बस आपको एज क्राइटेरिया जो है उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अधिकतम जो आयु है, न्यूनतम आयु तो क्या है 21 वर्ष होना चाहिए आपकी, ठीक है? 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है? अगर आप 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष के नहीं हो रहे हैं तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, चाहे भले आप थर्ड ईयर में लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे रहे हो या आपने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, फिर भी आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए क्योंकि आप इस न्यूनतम क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हमें हमारी एज 18 साल हो गई, हमें लगता है कि अब हम एग्ज़ाम भर देना चाहिए आरएस का, क्योंकि हम 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं इसकी। लेकिन अब आप देख लीजिए अगर आपकी एज 1/1/2025 को 21 वर्ष नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं भर सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है? अच्छा, जो लोग 21 वर्ष से अधिक है, तो वो अधिकतम उनकी जो एज है वो है 40 वर्ष। 40 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है ना? 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो कोई अराजपत्रित कर्मचारी है, ठीक है? जैसे कोई सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में है, तो उनकी आयु जो है 1 जनवरी 2025 को अधिकतम आयु जो है वो 25 वर्ष काउंट की जाए, मतलब मिनिमम जो है 25 वर्ष, ठीक है? और उनको छूट दी गई है 5 साल की, 45 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है? यहाँ 40 साल का अगर कोई कर्मचारी है और वो राज्य सरकार के कर्मचारी है तो उसको 45 वर्ष का नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा 2023 में एक आयु गणना का एक प्रपत्र इन्होंने जारी किया था, उसके आधार पर आयु की जो गणना है उसका आधार दिनांक 1/1/2024 रखा था, ठीक है? उसके अंदर आयु गणना का आधार दिनांक 1/1/2025 रखा गया है, जो अब है जो विज्ञापन दिया है उसमें 25 दिया गया है, मतलब 1 साल का अंतर कर दिया है, ठीक है? इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दे नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी ना, इस बात का ध्यान रखना, इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो आयु गणना का आधार था वो 1/1/2024 रख दिया था इन्होंने, ठीक है? तो अब जो है इसमें आयु गणना का आधार इन्होंने 1/1/2025 रखा है, तो इसका मतलब अब इससे ज्यादा छूट इनमें नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है साल 2 साल वैकेंसी नहीं आती है तो उन जो साल होते हैं बीच के उनको भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो अब आपका फिक्स हो गया है कि आप 40 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है? लेकिन ये जो 40 वर्ष है ये अभी पूरा नहीं है, इसके अलावा भी कुछ छूट है, जैसे अगर आप राजस्थान राज्य के, अगर राजस्थान के हैं, अगर आप एमपी, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश इन राज्यों के हैं तो आपको केवल ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, कौन सा 40 वर्ष वाला, ठीक है? लेकिन अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो आपको आपका मूल निवास राजस्थान का होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और आप एसटी अनुसूचित जाति में आते हो, ठीक है? जिसको हम एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी में आते हो, एससी एसटी में आते हो, या फिर पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास, या फिर आप ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, जिसको हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, राजस्थान में इनको बोला जाता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, तो फिर आपको मिलेगी 5 वर्ष की छूट, ठीक है? 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपकी एज हो जाती है 40 वर्ष, तो 40 वर्ष जो एज है वो केवल आप ये मान के चलिए जनरल की, और अगर आप जनरल के अंदर भी ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की क्या मिलेगी, छूट मिलने वाली, ठीक है? चलिए अब राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर की महिला है, अगर आप महिला हैं, पुरुष नहीं है, ये पुरुषों के लिए है 5 वर्ष की, और अगर महिला है और इन सब में आती है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आती है, तो आपको मिलेगी 10 साल की छूट, ठीक है? यानी कि अगर आपकी एज 50 साल है, 50 साल के अंदर अंडर है 1/1/2025 को, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप पुरुष है और आपकी एज 45 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर एज का क्राइटेरिया। ठीक है, ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी का। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पर जो है फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। चलिए, तो परीक्षा के बारे में जानकारी है, तो फॉर्म जो है यहाँ पर ऑनलाइन भरा जाएगा। और ऑनलाइन भरने के लिए आपको एसएसओ पोर्टल, राजस्थान का एक पोर्टल है एसएसओ, इसका ये वेबसाइट है। अगर आपको शो हो रहा है तो ठीक है, तो अदरवाइज इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये राजस्थान का पोर्टल है sso.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस साइट पर जाकर यहाँ सिटीजन ऐप, जिसको G2C बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक एग्जाम का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन ओटीआर। ठीक है, ओटीआर का ऑप्शन आता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान के हैं तो ऑलरेडी आपने कर रखा है। ठीक है, आपने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर इसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए आपको ये जो ओटीआर है, इसमें एक आपका फेस रिकॉग्निशन, मतलब आपका फेस का फोटो, जो लाइव फोटो है वो खींचेगा, और एक हैंड रिटन जो है वो आपको इसमें देना है। अगर आपने जो RSMB का फॉर्म भर दिया है तब तो आपको दोबारा से वो करना नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है, आपने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर आप इस फॉर्म के साथ, जब ये फॉर्म भरोगे तो उसके साथ आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। एक, आपको दोबारा से ओटीआर को अपडेट करना पड़ेगा, ये आपसे पूछेगा, जैसे आप उसमें जाओगे फॉर्म भरने के लिए तो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, मतलब अपने पास हमेशा के लिए रखना है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यहाँ पर, कि जब आप ओटीआर करते हैं ना, तो यहाँ पर आधार कार्ड और ईमेल आईडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको हमेशा संभाल कर रखना है। ठीक है, आधार नंबर तो आपके पास है, लेकिन ईमेल आईडी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, या उसको खो देते हैं, या दूसरी बना लेते हैं। तो इस बार जब भी आप इस तरह का फॉर्म भरें तो आपको ईमेल आईडी एक ही रखनी है, अपनी परमानेंट बना के रखिए। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, ओटीआर जो है यहाँ पर फिल करना है। ओटीआर हो जाए जब आपका कंप्लीट, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म इस तरह से भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो है अ, परीक्षा परीक्षा के लिए यहाँ कहा गया है कि परीक्षा कैसे होगी। ठीक है, और परीक्षा का दिनांक क्या है। एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि जो ओटीआर है ना आपका, देखो, ये जो ओटीआर वाला ऑप्शन है आपका, सेकंड, तो ओटीआर में अगर आपने एक बार, राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट कर दिया है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे पेपर आउट हो जाते हैं, डमी जो विद्यार्थी है वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे बचने के लिए राजस्थान ने क्या किया है कि ओटीआर आपने एक बार कर दिया, तो फिर आप ओटीआर करने के बाद, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि और लिंग, इनमें से किसी में भी कोई संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये एक बार ही संशोधन होगा, बार बार नहीं होगा, तो ये संभव नहीं होगा। इसे ध्यान से भरना है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या करते हैं, अच्छा, एक चीज अभी देखो, यहाँ पर एक और मेंशन किया गया है, वो सीईटी के एग्जाम में मेंशन किया गया था कि अगर आप कोई गलती करते हो, क्योंकि क्या करते हैं कि फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती छूट जाती है, तब फिर वहां पर वो आपसे, अगर आपका नंबर आ जाता है तो एक शपथ पत्र मांगते हैं कि शपथ पत्र दीजिए। तो शपथ पत्र में जो स्टूडेंट है वो ई मित्र वाले का नाम लिख देते हैं कि ई मित्र वाले की गलती की वजह से हमारा फॉर्म जो है क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक है, तो अब उस चीज को नहीं माना जाएगा, मतलब वो जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। तो अच्छे से पढ़ना है, आपका नाम, स्पेलिंग, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि जो भी है आप भर रहे हो, लिंग, सेक्स, गाँव, आपका एड्रेस, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई गलती हो भी जाती है तो फिर ओटीपी के माध्यम से आप उसका क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के लिए आपको एक शुल्क पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज। ठीक है, तो ध्यान रखना है, फॉर्म एक ही बार भरा जाएगा, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। एक ओटीआर करवाने पर एक एसएसओ आईडी से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, 2 बार 3 बार नहीं भर सकते। इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा सा ढंग से फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपको फीस देने के साथ साथ ये 500 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आपने पहले कर रखा है पंजीयन, तो राजस्थान में सभी परीक्षा, भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। कोई भी फार्म भरिए आप, कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा का फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये फीस पे करनी ही पड़ेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, फिलहाल लाइफ टाइम ही कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक ये जो है इन्होंने कोई शुल्क लागू नहीं किया है। ठीक है, तो देखो, अगर आप
ये कार्मिक विभाग का एक पत्र है क2। इस पत्र को निकाला गया था 19 अप्रैल 2023 के द्वारा। इसमें ये कहा गया है गहलोत सरकार ने कि आप एक बार ही पंजीयन शुल्क दिया जाए, ठीक है, उसके बाद कोई पंजीयन शुल्क आपका नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगती है राजस्थान में, ठीक है। बहुत से यूपी एमपी के लोग जो है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर 600 रुपये 400 रुपये जो है ना फीस लग रही है, बहुत ज्यादा फीस लग रही है। तो कोई फीस नहीं है यहाँ पर, ये एक ही बार लिया जाता है, बार बार फॉर्म भरिए, केवल एक बार फीस लगेगी आप। तो ये राजस्थान सरकार का बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा नियम है। विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो है उनके ऊपर आर्थिक भार ना पड़े इसके लिए, ठीक है। लेकिन एक बार तो आपको देना ही होगा। तो वो एक बार देने वाला जो शुल्क है, जो क्योंकि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए क्या है, तो अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं यानी कि जनरल के, ठीक है, जनरल कैटेगरी से है, या पिछड़ा वर्ग के आप क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, या किसी के भी क्रीमी लेयर में आते हैं, जनरल या क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको 600 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरी में आते हैं, जैसे कि एसटी एससी में आते हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर है, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में, तो आपको 400 रुपये का ही चालान पे करना पड़ेगा, चालान कटता है ई मित्र से। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी, तो भी आपको 400 रुपये पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो आपको 400 रुपये देने ही, ठीक है। तो ये है, एक निर्धारित है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे केवल एसएसओ आईडी को लॉगिन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त अनुसार निर्धारित एक बार के पंजीयन शुल्क जमा करा, ठीक है। जिन्होंने कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है वन टाइम का, लेकिन फीस जमा नहीं कराए तो वो करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा रह गया है, वो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो चयन प्रक्रिया है वो मेनली मेरिट के आधार पर होगा। सारा जो भी कहानी है वो किसके आधार पर होगी, मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है। अभी परीक्षा का दिन और स्थान देखो यहाँ पर जो है वो जारी नहीं किया गया है, इसके लिए कहा गया है कि यथासंभव यहाँ पर आपको सूचित किया कर दिया जाएगा। तो अभी कोई डेट रही है एग्जाम की, तो मतलब हम कह सकते हैं कि तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा समय है और बहुत सारा टाइम भी है, ठीक है। क्योंकि अभी डेट इन्होंने अगर घोषित कर देते कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद होगा तो थोड़ी जल्दी हो जाती, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने घोषित नहीं किया, तो 1 महीना तो ये एग्जाम फॉर्म भरने में लगा रहे हैं, ठीक है। आगे 3 महीने मिलेंगे, मतलब टोटल 4 महीने हैं जब तक कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो देखो अब परीक्षा की योजना की बात करें और पाठ्यक्रम की बात करें, तो यहाँ पर परीक्षा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ली जाए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर परीक्षा फॉर्म कम आते हैं तो ही ऑनलाइन एग्जाम ये होगा, कंडक्ट होगा, अदरवाइज राजस्थान का कोई भी एग्जाम अभी तक तो, क्योंकि यहाँ भीड़ ही इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि ऑनलाइन कंडक्ट कराना इस एग्जाम को पॉसिबल ही नहीं है राजस्थान सरकार की, ठीक है। तो इसलिए ये जनरली ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम है, और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्री में, प्रारंभिक परीक्षा प्री जो एग्जाम होगा इसका, इस प्री एग्जाम के अंदर जो भी प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम जो होगा वो मेन एग्जाम में आपको क्या ली जाएगी, वर्णनात्मक यानी कि रिटन एग्जाम लिया, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्म है, मतलब जो सिलेबस है, सॉरी, इसके लिए जो सिलेबस है वो ऑलरेडी जो है इसकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लें, और अगर कोई नया सिलेबस आता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो 19 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो स्टार्टिंग डेट जो है एग्जाम की, स्टार्ट डेट को ध्यान रख लो आप, 19 सितंबर से ये एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। 19 सितंबर 2024 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। 19 सितंबर 2024 से, अच्छा कट गया, कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना आप, थोड़ा सा ऊपर से हमने इसको काटा हुआ है। तो स्टार्ट डेट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 19 सितंबर 2024, ठीक है। 19 सितंबर 2024 से ये फॉर्म भरे, तो 19 तारीख से भरेंगे, आज 2 तारीख है, 17 दिन है अभी, आप प्रिपरेशन कर लो, तैयारी कर लो अपनी फॉर्म भरने की, अपडेट कर लो ओटीआर वगैरह को, फिर फॉर्म भर देना, ठीक है। अच्छा, ओटीआर एक ही बार करना है, एक एग्जाम, अब एक बार फीस दे दीजिए, फिर जब फॉर्म निकलेगा तब इसको अपडेट कर देना, ठीक है। लास्ट डेट है 18 अक्टूबर, ठीक है, मतलब पूरा 1 महीना हो गया, 19 सितंबर से
18 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, 18 अक्टूबर को 12 बजे ये बंद हो जाएगा, और अगर ज़्यादा लोड आता है तो फिर 2-4 दिन और बढ़ा देगी। ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है भाई, है ना? मेरी बात नहीं मानना है, जो नोटिफिकेशन में आई है वही बात माननी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? अब देखो, हमने OTR भी कर लिया, डेट भी हमें पता चल गई। अब एक चीज और यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि पेपर में होगा क्या। तो पेपर को यूँ कह सकते हो आप कि एक तो इसको बांटा गया है दो भागों में। इंटरव्यू के अलावा, इंटरव्यू तो होगा ही सही, लेकिन दो भागों में बांटा गया, प्री एग्जाम है और दूसरा मेन एग्जाम है। तो प्री एग्जाम जो होगा वो 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें जीके और जनरल साइंस आएगा। ठीक है, अब ये जो आरएस का एग्जाम है ना, ये स्पेशली केवल राजस्थान के लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो मेरे हिसाब से वो ये वैकेंसी शायद आपके लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन का जो एग्जाम होता है, मेंस जो होता है, मेंस में जो रिटन एग्जाम होता है, उस रिटन एग्जाम के अंदर ये 4 पेपर होते हैं। ठीक है, 4 पेपर में ये केवल एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वाला पेपर है। बाकी ये तीनों पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसका सिलेबस देखना है आपको, पूरा टोटल राजस्थान। ठीक है, कंप्लीटली क्या है राजस्थान, कुछ थोड़ा बहुत इंडिया लेवल का आएगा, बाकी सारा सब कुछ क्या है राजस्थान। ठीक है, तो ये तीनों पेपर, इनका सिलेबस देखेंगे, राजस्थान 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 से रिलेटेड है सबसे ज्यादा। 90% पेपर जो है ये राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पेपर होंगे मेन एग्जाम के अंदर, जिसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, 3 पेपर होंगे, और फिर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। तो ये अनिवार्य पेपर है। ठीक है, इसमें भी पास होना जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर हर पेपर जो होगा उसके लिए 3 घंटे टोटल, और हर पेपर का एक नंबर भी दिया हुआ है, 200 नंबर। ठीक है, प्री जो एग्जाम है वो केवल आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर। और कुछ इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर होना चाहिए। ओके, ठीक है, बाकी तो फिर आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा थोड़ा ढंग से, या तो एक आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। इसके बाद में जब आप मेन प्री कर लेते हैं, मेंस एग्जाम दे लेते हैं, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक वाइवा देना होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनैलिटी और वाइवा आपका होगा। ये आपका होगा 100 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। ठीक है, इसके अंदर सभी चीज़ आ जाएगी, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको कुछ चीज़ें में छूट चाहिए तो आपके पास में कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे एनसीसी वगैरह अगर आपने ले रखी है। ठीक है, या आपको किसी और दूसरे अवार्ड मिले हुए हैं तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मार्क यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कि एग्ज़ाम जो है पैटर्न वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो हमने सारी जानकारी ले ली है आरएस के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी भर्ती है। तो मैं चाहूँगा कि लगभग जो लोग जिनकी एज 21 साल हो गई है, ठीक है, और अधिकतम जिनकी एज अगर जनरल के हैं तो 40, और अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या इनके हैं तो अधिकतम 45, और अगर आप महिला हैं तो 50 साल। इस एज क्राइटेरिया में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी, 733 पोस्ट है इसके अंदर, और अ, राजस्थान की बहुचर्चित वैकेंसी है, के बारे में इंतजार कर रहे हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये कुछ लोग जो तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी चैनल पर, इस चैनल पर आप ये देख रहे हैं एग्जाम A to Z प्लस, एक और चैनल है हमारा एग्जाम A to Z। ठीक है, ये है एग्जाम A to Z प्लस। इसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आज से ही सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ पर शुरू करवा रहे हैं, तो आप वो तैयारी कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, और बिना फीस के हम जो है सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी यहाँ करवाएंगे। उसमें RS 2024 भी इंक्लूड रहेगा, उसके बारे में भी आपको जो है अपडेट दे दिया जाए। ठीक है, जैसे ही ये स्टार्ट होता है ये वाला RS का बैच, के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।